हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो हमारे बाकी रह गए थे टॉपिक्स, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसके बाद हमारा रह गया था कौन सा टॉपिक, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा रह गया था इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। जो बाकी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे उसकी क्लास आज हम करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे उनसे रिलेटेड जिसमें हमारे आज की क्लास होने के बाद हमारी नियर अबाउट 50% जो हमारी बिजनेस स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगी। 2 मैराथन हो गई है, आज की मिला करके 2 मैराथन और आएगी जो कि हमारे 12th क्लास के जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड। उसके बाद 4 मैराथन में हमारा बिजनेस स्टडी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको बस स्केल क्वेश्चंस का रिवाइज करना है और उसके बाद हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही आपको अकाउंट्स की मैराथन क्लासेस मिलेगी। 11th क्लास की जो टॉपिक्स है उसकी मैराथन क्लासेस 2 या 3 हो सकती है और 12th क्लास की 2 या 3 मैराथन क्लासेस हो सकती है, जिसमें हम अपना नियर अबाउट 30th जैन तक हमारी कोशिश है कि सबकी मैराथन क्लासेस आपके पास आ जाए, जिसमें से जो जो सिलेबस कवर्ड है उनका पर्टिकुलर चैप्टर वाइज आपकी एमसीक्यू सीरीज आपके पास जो मैराथन क्लासेस है उसमें मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डैश इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस इंटरप्राइजेस, प्रॉफिट लॉस फाइनेंस एसेट्स। लाइफ ब्लड ऑफ किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड किसे कहा जाता है? तो उस किसे कहा जाता है? फाइनेंस इज द, उसके पास पैसे होंगे, फाइनेंस मिलेगा तभी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो बिजनेस की लाइफ ब्लड कौन है? फाइनेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस मीन्स it is a requirement of the fund by the business to carry out the various activities. It is the requirement of the profit by the business to carry out various activities. It is the requirement of the liability by the business to carry out the various activities. It is the requirement of the customer by business to carry out the various activity. तो कौन सा होगा इसमें से? होगा इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। फंड की रिक्वायरमेंट है किसके द्वारा? बिजनेस के लिए, टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज। ए इज द राइट ऑप्शन। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट स्टेज डज द नीड फॉर फाइनेंस अराइज इन बिजनेस फॉर कैरिंग आउट द डे टू डे operations during the purchase of asset, as soon as entrepreneurs decides to start a business, all of these। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, सभी में ही हमारे क्या चीज चाहिए? फाइनेंस की नीड होती है। द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस कैन बी कैटेगराइज इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 5 4 2 3। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में फाइनेंशियल नीड्स को कैटेगराइज किया। द फंड which are required to purchase land, building, furniture comes under the head fixed capital requirement, working capital requirement, further capital requirement, finance capital requirement। ये हेड आता है किसमें? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में, क्योंकि ये हमारे एक तरीके की फिक्स एसेट्स में अकाउंट्स में देखें तो फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और जो इन पे सामान खरीदने के लिए जो भी पैसा दिया जाएगा वो एक तरीके का किस नेचर का एक्सपेंडिचर है? वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट हमारा है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर जनरली यूज टू परचेज फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, कैश या ऑल ऑफ देम। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट किस लिए चाहिए? फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए। नेक्स्ट 7th है, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस एटसेट्रा कम्स अंडर द विच कैटेगरी? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट, फाइनेंस कैपिटल। वो कैपिटल जो रॉ मटेरियल को, सैलरी को और वेजेस को देने के लिए चाहिए रहती है, उस कैपिटल का रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। डे टू डे एक्टिविटीज को पेमेंट करने के लिए हमें जो चाहिए रहती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड फंड आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? कितने पीरियड्स में बांटा गया है? 3 टाइप्स में, 2 टाइप्स में, 4 टाइप में, 5 में। तो टू 3 टाइप्स में ये बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फंड आर क्लासिफाइड, ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फंड आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स, 2 टाइप्स, 4 टाइप, 5 टाइप्स। तो ओनरशिप बेसिस पे कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ फंड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 2 4 5 3। तो ये कितने में? 2 टाइप्स में। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, ओनर्स फंड। ट्रेड क्रेडिट किस में आता है? शॉर्ट टर्म फंड में। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर अंडर द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड, लॉन्ग टर्म फंड्स, बोथ बी एंड सी।
तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ पी एंड सी एक्सटर्नल फंड भी है और लॉन्ग टर्म फंड भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग comes under the medium term funds? Leasing finance, public deposit, bank loan, all of the above। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? ऑल ऑफ द अबव। लीजिंग फाइनेंस, लीज करना, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, ये हमारे क्या है? मीडियम टर्म फंड्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओनर्स फंड? इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो 14th का आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। रिटेन अर्निंग और इक्विटी शेयर्स क्या है? हमारे ओनर्स फंड है। कॉमर्शियल पेपर कम्स अंडर द विच कैटेगरी? ओनर्स फंड, बोरोड फंड, लॉन्ग टर्म फंड, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। कॉमर्शियल पेपर क्या है? एक तरीके का हमारा बोरोड फंड है, तो कॉमर्शियल पेपर किस में आएगा? बोरोड फंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओनर्स फंड? कैपिटल, प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन बिजनेस, रिटर्न अर्निंग, ऑल दी अबव। तो ये सारे के सारे क्या है? ओनर्स फंड है, तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ दी अबव। 17th क्वेश्चन देखना। 17th क्वेश्चन में क्या बोला है? ओनर्स फंड्स रिमेन्स, जो ओनर फंड है वो रिमेन्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर ए ड्यूरेशन। कितने? शॉर्ट टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, नन ऑफ द अबव। तो कितने टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है? तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फंड रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। नेक्स्ट हमारा 18th क्वेश्चन आ रहा है। 18th क्वेश्चन में क्या बोला है? डैश आर नॉट रिक्वायरमेंट टू रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस? ओनर्स फंड, बोरोड फंड, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ अबव। तो ये क्या है हमारा? तो ओनर्स फंड रिफंड नहीं किया जाता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस बंद होता है तभी ओनर्स फंड को रिफंड किया जाता है। नेक्स्ट, फंड रेज थ्रू द लोन्स और बोरिंग आर कॉल्ड ओनर्स फंड, बोरोड फंड, बोथ ऑफ दिस, या नन ऑफ द। इन तो क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है बोरोड फंड। बोरोड फंड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? रिटेन्ड अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, इक्विटी शेयर, नन ऑफ द अबव। तो ये किस में आएंगे? बोरोड फंड, ट्रेड क्रेडिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीआर? आईडीआर की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डायरेक्ट रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डायरेक्ट रिसिप्ट। तो ये क्या है हमारी फुल फॉर्म? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फुल फॉर्म ऑफ जीडीआर? जीडीआर की ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डिकम्पोजिट रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रीपेमेंट, ग्लोबल डायरेक्ट रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये हमारी क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। द कैपिटल रेज्ड बाय इशूइंग द शेयर इज कॉल्ड डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, शेयर कैपिटल, बैंक लोन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्लियर बात। 24th क्वेश्चन क्या है? द पर्सन होल्डिंग शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी इज कॉल्ड डैश ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर, डेटर्स, क्रेडिटर। तो उसको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। शेयर आर नॉर्मली ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 2 टाइप्स, 1 टाइप। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। Ownership capital means capital raised by the issue of share, capital raised from the return earning, capital raised from the loans, capital raised from the issue of debenture. Ownership capital, capital raised by the issue of the shares. तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बोला है, क्या बोला है नेक्स्ट? डैश होल्डर्स डू नॉट रिसीव फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड वेयर आज डैश होल्डर्स रिसीव द फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो किस पे? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। डिबेंचर तो होगा नहीं, तो दोनों ऑप्शन गलत है। तो फिक्स रेट से अमाउंट रिसीव नहीं होती डिविडेंड किस पे? इक्विटी शेयर पे। और फिक्स रेट से अमाउंट रिसीव होते प्रेफरेंस शेयर पे। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु इज रेफर टू बी द रेजिडुअल ओनर्स? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डेटर्स। तो ओनर किसको बोला जाता है? तो ओनर बोला जाता है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो बी इज द राइट ऑप्शन। द लायबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज अनलिमिटेड, लिमिटेड, पार्शियली अनलिमिटेड, या पार्शियली लिमिटेड। तो जितनी फेस वैल्यू का शेयर है उतने तक वो अपनी लायबिलिटी बियर करेगा, उससे ज्यादा का वो पैसा नहीं देगा। तो लायबिलिटी कैसी है इसकी? लिमिटेड है। क्लियर है बात? इससे हमारे जो कंपनी के पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो रहे हैं इस चैप्टर से। इक्विटी capital serve as a permanent capital as it is repaid only at the time of liquidation, winding up, both of these, none of these। या तो लिक्विडेशन के टाइम पे दिया जाएगा या वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो बोथ ऑफ दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर ए वांट्स ए रेगुलर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स एम एंड ओ लिमिटेड में। इन विच साइड शुड ही इन्वेस्ट? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ द। तो किसमें उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए? प्रेफरेंस शेयर में, क्योंकि फिक्स रेट से डिविडेंड उसको हर बार मिलता रहेगा।
नेक्स्ट हमारा है 32 क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू इशू ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स टू रेज इट्स कैपिटल बट द डायरेक्टर डिसाइडेड टू नॉट डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ टू मोर पीपल विच शेयर्स शुड बी दे इशूड, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो उनको कौन सा इशू करना चाहिए? प्रेफरेंस शेयर्स, ताकि उनके पास कंट्रोल रहे। The dash shares enjoy the preferential position over the dash shareholders. Equity preference, preference equity, debenture equity, none of the होगा नहीं, डिबेंचर होगा नहीं। तो शेयर होल्डर प्रेफरेंशियल राइट इक्विटी पे और ओवर द किसके बदले? प्रेफरेंस के लिए। तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर ए। शेयर होल्डर्स एंजॉय द प्रेफरेंशियल पोजीशन, सॉरी ए नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी। पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को, बाद में किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर को। बी इज द राइट ऑप्शन। प्रेफरेंस शेयर, yes, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? डिबेंचर। नेक्स्ट है हमारा पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग रिटेन इन द बिजनेस फॉर द फ्यूचर यूज। रिटेन अर्निंग, सेविंग्स, डिबेंचर्स, एसेट्स, तो उसको क्या बोला जाता है? रिटेन अर्निंग। ये थे हमारे कौन से चैप्टर के? ये थे हमारे एमसीक्यूज किससे रिलेटेड? सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा होगा कौन सा वाला? स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो आज हमारी ये मैराथन क्लास होने के बाद हमारी नियर अबाउट 50% क्या बिजनेस स्टडी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अब ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। उसके बाद आपकी ये बिजनेस स्टडी कंप्लीट, ऐसे ही आपकी अकाउंटेंसी की भी क्या कर देंगे? क्लास कंप्लीट कर देंगे मैराथन क्लासेस में। हमारी कोशिश है कि 30 जनवरी तक आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए क्वेश्चंस के द्वारा। क्योंकि अब हमारे पास इतना तो है नहीं कि आप एक एक वर्ड टू वन लाइन पढ़ोगे, क्योंकि केवीएस जल्दी एग्जाम करवा रहे हैं। तो कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस करवा दिए जाए ताकि आप क्वेश्चंस को देख पाओ और समझ पाओ। अब देखो, फुल फॉर्म ऑफ द एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मैनेजेबल इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्ट्रॉन्ग मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एक्सचेंज। तो क्या है एमएसएमई की फुल फॉर्म? एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इज द राइट ऑप्शन। एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स द डैश परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई? 25%, 50%, 29.7, 75%। तो ये कंट्रीब्यूट करता है 29.7 इज द आंसर। The MSME sector in the India consists of how many subgroups? 19, 10, 8, 5। तो कितने ग्रुप्स है उसके? 8 ग्रुप्स है। Which of the following can be used as a measure the size of the business unit? Number of the person employed, capital invested, turnover of the business, या all of the above को हम देखेंगे कि बिजनेस कितना बड़ा है। हम कह सकते हैं if the investment of MSME is 1 crore and the turnover is less than 5 crore then it is a माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस या लार्ज। तो हम इसको क्या बोलेंगे? लार्ज बोलेंगे, छोटा बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लार्ज एंटरप्राइजेस। सॉरी, स्मॉल एंटरप्राइजेस शुड हैव एनुअल टर्न ऑफ एटलीस्ट। स्मॉल एंटरप्राइजेस कब बोलेंगे? उसका टर्नओवर कितना है? 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़। तो उसको क्या कब बोलेंगे? 50 करोड़ से कम है तब उसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल एंटरप्राइजेस टर्नओवर। फुल फॉर्म ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल सेटल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंटरचेंज, सिंपल स्केल इंडस्ट्री। तो इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेज इन एमएसएमई? 10%, 1%, 95% या 0.5%। तो कितना है परसेंटेज है इसमें? इसमें है 0.1%। बी इज द राइट ऑप्शन। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ परचेजिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी set up on one's own business, working as an employee, all of the above। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या है? तो ये सारे के सारे क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? एंटरप्रेन्योरशिप की। क्या क्या? इनोवेशन करना, रिस्क टेकिंग लेना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। Which of the following is the main problem of small business? Raw material, finance, managerial skill of the above। ये सारी की सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्मॉल बिजनेस को। Which of the following are the known as rural and traditional industry? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री या नन ऑफ द अबव। तो किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज को रूरल और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज।
and industries located in the rural area where may or may not use the power are known as district industry, town industry, city industry या village industry। तो उनको क्या बोला जाता है? विलेज इंडस्ट्री। क्या बोला जाता है? विलेज इंडस्ट्री। जो गांव में रहती है उनको क्या बोलते हैं? विलेज इंडस्ट्री। दैट्स वाज द सेटअप इन 1982 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। आरएस, बीडीसी, नाबार्ड, आरडब्ल्यूईडी, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा सेटअप किया गया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए? तो कौन सा बैंक? नाबार्ड, NABARD सेटअप किया गया था। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में करके बताओगे। जनरली एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स द रिस्क लो, नो, हाई, जीरो। एंटरप्रेन्योरशिप के पास क्या रिस्क रहता है? कौन सा ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? तो हमेशा हमेशा ज्यादा रहता है, तो हाई, सी इज द आंसर। What is the full form of IPA? Intellectual property rights, investment property right, intellectual proposed right, intellectual property reserve। तो आंसर क्या होगा इसका? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्या हो गया? बीच बीच में काम करना बंद कर देता है। 17th क्वेश्चन क्या बोला है? डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, लेस रिस्क, कंस्टेंट रिटर्न या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? तो कौन सी है? सिस्टमैटिक एक्टिविटी करते हैं तब। नेक्स्ट है, द ओनरशिप ऑफ आईपी कैन डैश देयर प्रॉपर्टी टू अदर पीपल, रेंट, सेल, गिव, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या कर सकता है? रेंट पे भी दे सकता है, बेच भी सकता है, दे भी सकता है, ये ऑल ऑफ द अबव। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्रॉड कैटेगरीज? 3, 2, 1, 7। तो कितने कैटेगरीज में बांटा गया है? 2 कैटेगरीज में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट या बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ द अबव। तो किसमें? तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ऑफ दिस, कॉपीराइट में और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। ट्रेडमार्क कम्स अंडर द विच टाइप ऑफ आईपी? इंडस्ट्री, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल, नन ऑफ द अबव। जो ट्रेडमार्क है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ट्रेडमार्क है वो किसके अंतर्गत आता है? ट्रेड आता है इंडस्ट्रियल के अंतर्गत। इंडस्ट्रियल डिजाइन कम्स अंडर द विच टाइप ऑफ आईपी? इंडस्ट्रियल, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल, नन ऑफ द अबव। जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन किसके अंतर्गत आता है? इंडस्ट्रियल के अंतर्गत। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कम्स अंडर द डिस विच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो इंडस्ट्री में, कॉपीराइट में, इंटेलेक्चुअल में, नन ऑफ द अबव में। ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल किस में आता है? ज्योग्राफिकल भी किस में आता है? इंडस्ट्रीज में आता है। ट्रेडमार्क हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट द गुड्स ऑफ वन कंपनी फ्रॉम अनदर, डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द प्रोडक्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो जो ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है गुड्स ऑफ वन कंपनी, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ में। तो आप बता सकते हो नाइकी का और एडिडास का सिंबल देख करके, ट्रेडमार्क देख करके बता सकते हैं आप ये नाइकी का शूज है और ये एडिडास का शूज है। नेक्स्ट हमारा, ट्रेडमार्क कैन बी कैटेगराइज्ड एज टेंजिबल, इंटेंजिबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कॉपीराइट, नॉन कॉपीराइट, आउटसाइड, इनसाइड। तो ट्रेडमार्क कैसा होता है? ट्रेडमार्क कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल ट्रेडमार्क इंक्लूड्स वर्ड्स, लेबल, लोगो, ऑल ऑफ दीज। जो कन्वेंशनल ट्रेडमार्क है उसमें इंक्लूड किया जाता है ऑल, वर्ड्स भी होते हैं, लेबल भी होता है या लोगो भी होता है। नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क इंक्लूड साउंड मार्क, डायनामिक मार्क, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ बताओ। तो कौन सा होगा इसमें? नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क में इंक्लूड किया जाता है कौन सा? साउंड मार्क और डायनामिक मार्क। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कन्वेंशनल ट्रेडमार्क में क्या होता है? वर्ड भी होता है, लेबल भी होता है, लोगो भी होता है। नॉन कन्वेंशनल में साउंड मार्क और डायनामिक मार्क। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज मैंडेटरी अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999, आरबीआई, फसाई, सेबी। तो ट्रेडमार्क कंपलसरी है किसमें? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। फुल फॉर्म ऑफ NSIC, नेशनल सेक्टर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कन्वर्जन, नेशनल स्मॉल इंटरप्राइज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नोवल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो ये क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, NSI की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ऑफ DIC, DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डिस्टेंट इंडस्ट्री सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंक्लाइंट सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कन्वर्जन। तो ये है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इज द राइट आंसर। अब हम MCQ करेंगे किससे रिलेटेड? अब हम MCQ करेंगे किससे रिलेटेड? इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड, इंटरनल ट्रेड का। तो जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए कम टाइम में। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सेलिंग and goods services with the objective of earning profit, buying and selling of goods and services with the objective of earning profit, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विस विद द ऑब्जेक्टिव सोशल वर्क। तो आंसर क्या आएगा? खरीदना और बेचना गुड्स और सर्विसेज को ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेन प्रॉफिट कमाना। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द बायर्स सेलर्स ट्रेड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, बायर ट्रेड, सेलिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रेड, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो सकते हैं वो? इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। नेक्स्ट है ट्रेड दैट टेक प्लेस विद इन द कंट्री। जो सामान खरीदा बेचा जाता है एक ही कंट्री के अंतर्गत, उसको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, कॉमर्स, नन ऑफ द अबव। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टेट ट्रेड, सीटेड ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होलसेलर ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। Purchase and sale of goods and services in dash quantity is referred to the as wholesale trade. Small, little, large, slight. तो इसको क्या लार्ज स्केल में जब बेचता खरीदता बेचता है तब उसको क्या बोला जाता है? होलसेल ट्रेड। ट्रेड डीलिंग इन रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड एज होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर या सेलर। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिटेलर। नेक्स्ट है क्या हो गया? मिस्टर ए रन ए शॉप ऑफ इन नेहरू मार्केट। नेहरू मार्केट में ए शॉप चलाता है। सेल्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू वेरियस शॉपकीपर्स। मिस्टर ए रिटेलर है, होलसेलर है, ट्रेडर है या ऑल ऑफ द अबव? है वो क्या है? होलसेलर है। बी इज द राइट ऑप्शन। होलसेलर एड्स द लिंक्स बिटवीन डैश एंड डैश, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, रिटेलर एंड कस्टमर, यूजर्स एंड मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स। तो किस किस के बीच में वो रहता है? वो रहता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के बीच में। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू रिटेलर? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, मार्केटिंग सपोर्ट, ग्रांट क्रेडिट, ऑल ऑफ द अबव। तो सारी की सारी फैसिलिटी वो देता है, प्रोवाइड करता है होलसेलर किसको? रिटेलर को। उधार भी दे देता है, सामान भाई बाद में दे देना, अभी नहीं है पैसे, सामान बिकने के बाद दे देना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे आप। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इटिनेरेंट रिटेलर? दे आर द ट्रेडर हु डू नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस टू ऑपरेट from the trader who have fixed place of business to operate from. They are the trader who do not have fixed type of business to operate. That they are trader who do not have fixed form of business to operate. तो itinerant क्या होते हैं? They are the traders who do not have fixed place to business to operation form. तो ए इज द राइट आंसर। दे हैव ट्रेडर, दे आर द ट्रेडर हु डू नॉट हैव फिक्स प्लेस। फिक्स प्लेस नहीं है किसकी? बिजनेस की, टू ऑपरेट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ इंटीरियर रिटेलर्स? चीप जैक्स, पेडलर, होकर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीरियर रिटेलर्स होते हैं। चीप जैक्स हो गए, पेडलर्स हो गए और होकर्स हो गए। नेक्स्ट हो गया सुमन सेल्स आइसक्रीम ऑन बाइसिकल मूविंग वन प्लेस टू अनदर। ही इज द चीप सेकर, चीप जैक, होकर, मार्केट ट्रेडर या स्ट्रीट ट्रेडर? तो वो क्या है? वो क्या है? होकर है। क्या है? होकर है। आर्यन हैज ए रिटेल शॉप विच ही ओपन्स ओनली ऑन संडे। संडे के दिन वो खोलता है। भाई ऐसा कौन सा बिजनेस हो गया जो संडे के दिन खोलता है? अकॉर्डिंग टू योर अकॉर्डिंग टू यू अंडर विच कैटेगरीज डज आर्यन कम? होकर के, पेडलर के, स्ट्रीट ट्रेडर या मार्केट ट्रेडर? तो वो कौन है? तो वो क्या होना है? मार्केट ट्रेडर है। नेक्स्ट है डैश आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ itinerant रिटेलर? पैडलर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर, चीप जैक्स। तो सबसे पुराना क्या है itinerant रिटेलर्स में? itinerant रिटेलर्स में सबसे जो पुराना है वो कौन है? पैडलर्स। The main objective of peddlers and hawkers are it provides convenient service to the customer, provide good quality of product, provide after the sale service या all of the above। तो इसका मतलब क्या है? कन्वीनियंट सर्विस देते हैं किसको? कंज्यूमर को। जनरली market traders deals in one particular line of merchandise, all kind of product on alternate days या all of the above। तो वो वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्चेंडाइज में क्या करते हैं? डील करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रीट ट्रेडर आर ऑल्सो नोन एज। जो स्ट्रीट ट्रेडर है उसको हम क्या बोलते हैं? होकर, मार्केट ट्रेडर, पेमेंट ट्रेडर्स, नन ऑफ द अबव। जो स्ट्रीट ट्रेडर है, स्ट्रीट ट्रेडर को हम क्या बोलते हैं? पेमेंट ट्रेडर भी। पेमेंट ट्रेडर, ये बात याद रखना, स्ट्रीट ट्रेडर है उनको हम क्या बोलते हैं? पेमेंट ट्रेडर। रिटेलर हु डील्स इन गुड्स ऑन हैंड कार्ट नियर बस स्टैंड, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन आर कॉल्ड स्ट्रीट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर, हॉकर्स या पेडलर्स? तो उनको क्या बोला जाता है?
street traders. Next है fixed shop retailer are classified as small shopkeepers, large scale retailer, both of these, none of the above. तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम स्मॉल शॉपकीपर भी बोल सकते हैं और लार्ज रिटेलर भी बोल सकते हैं, बोथ ऑफ ए एंड बी. सी इज द राइट आंसर. जनरली स्टोर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टोर, चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, फिक्स शॉप एंड स्मॉल रिटेल्स. तो किस में आती है जनरली, जनरली आती है फिक्स शॉप रिटेलर्स में. तो ये किस में आती है, ये आती है फिक्स शॉप एंड स्मॉल रिटेलर्स में. स्पेशलिटी शॉप्स आर डैश types of retailers that deals in itinerant traders, different types of product. Fixed shop retailer, specified types of product. Fixed shop retailer, different types of product. Chain store, all types of product. स्पेशलिटी शॉप्स आर क्या है, फिक्स शॉप रिटेलर है, फिक्स शॉप रिटेलर है. ठीक है भाई, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो दूसरे और सी में, बी और सी में से बच गया. और किस टाइप का प्रोडक्ट बेचता है, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेचता है, तो स्पेशल शॉप होगी तो स्पेशल टाइप प्रोडक्ट बेचेगा. ठीक है. जनरली द डैश में डील इन रेयर ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू, एंटीक आइटम्स. चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल, सेकंड हैंड स्टोर और पेडलर. तो वो कौन सा होता है, तो वो सेकंड हैंड शॉप्स. नेक्स्ट है which of the following is the fixed shop, large store, departmental store, chain store, multiple store, all of the above. जो फिक्स शॉप लार्ज स्टोर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो जनरली कौन से होते हैं, वो होते हैं ऑल ऑफ द. चाहिए वो डिपार्टमेंटल स्टोर भी हो सकते हैं, चेन स्टोर भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्टोर्स भी हो सकते हैं. द फ्रेज ऑल शॉपिंग अंडर वन रूफ डिफाइंस चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सेकंड हैंड शॉप, मल्टीपल स्टोर. तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिपार्टमेंटल स्टोर, जो एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर इन इंडिया, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, स्पेंसर इन चेन्नई या ऑल ऑफ द अबव. तो स्पेंसर इन चेन्नई या स्पेंसर जो भी आपके पास है वो आपका आंसर होगा. ए डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होती है, प्रोवाइड almost all type of facility. It is a large combine the function of retailing as well as warehousing, all of these. तो ये क्या है, तो कौन सा होगा, तो ये होगा all of these is the answer. Next है हमारा which of the following is an advantage of departmental store, no bad debts, economic of large scale operation, flexibility, low cost. तो कौन सा आंसर होगा इसका, इकोनॉमिक लार्ज स्केल ऑपरेशंस. नेक्स्ट हमारा द रीजन दैट डिपार्टमेंटल स्टोर अट्रैक्ट्स द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर कैन बी usually located at central place, contains expensive product, their huge operating cost, या all of the above. तो वो क्या होते हैं, usually located in central place. central place पे मिलते हैं क्या, the reason that departmental store attract large number of customer कहाँ पे, usually located in central place. Which among these is the limitation of departmental store, high possibility of losses, high operating cost, lack personal attention, all of the above. तो ये सारी की सारी होती है, हाई लॉस का भी होने का चांसेस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा आएगी और पर्सनल अटेंशन भी कम होगा. चेन स्टोर कैन डिफाइन एज नेटवर्क ऑफ रिटेल स्टोर, सब ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, होलसेल शॉप, नन ऑफ द अबव. तो ये क्या है, नेटवर्क रिटेल शॉप है. नेक्स्ट है हमारा ईच रिटेल शॉप of a chain network has dash supervise its branch manager, store head, owner of the chain store, या none of the above. तो ये कौन होगा, ब्रांच मैनेजर. नेक्स्ट है हमारा द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मर्चेंटाइज ऑफ द रिटेल यूनिट इन अ चेन स्टोर इज सेंट्रलाइज्ड एट द ओनर्स हाउस, स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, हेड ऑफ द ऑफिस. तो हेड ऑफिस में. द मैन्युफैक्चरिंग और मर्चेंटाइज ऑफ चेन स्टोर इज सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस. इज दिस हेल्प्स इन ह्यूज कॉस्ट ऑपरेशन, ह्यूज प्रोडक्शन, लेस कॉस्ट प्रोडक्शन. तो क्या होगा, लेस कॉस्ट प्रोडक्शन. डी इज द आंसर. नेक्स्ट जनरली चेन स्टोर मेक्स ट्रांजेक्शन बैंक्स, कैश, यूपीआई, नन ऑफ द अबव. जनरली क्या होते हैं चेन स्टोर में, चेन स्टोर में कैश. एन एग्जांपल ऑफ चेन स्टोर इज बर्गर किंग, रेमंड, बाटा, ऑल ऑफ द अबव. तो सारे के सारे क्या है, चेन स्टोर है. अभी तो इसमें देखो चेन स्टोर मेक्स ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, इसमें तो बोला हुआ कैश है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अगर होता है ए बी सी डी, तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव क्या होता है, राइट आंसर होता है.
Which of the following is advantage of chain store? Elimination and of middleman, no bad debts, low cost, all of the above. एडवांटेज जो है क्या है इसकी एडवांटेज? ऑल ऑफ द अबव, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, नो बैड डेट्स, लो कॉस्ट। 37th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 37th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज डिफरेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिपार्टमेंटल स्टोर एंड फूड चेन? डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड्स द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वेयर चेन स्टोर provide specific type of product. Departmental store provide maximum service to their customer where chain store provide limited service. Departmental store have certain flexibility in respect of the line of the goods marketed whereas chain store do not have such flexibility, या all of the above. तो कौन सा होगा इसमें आंसर? 36 का क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सब क्या है? डिफरेंसेस है किस किस के बीच में? डिपार्टमेंटल स्टोर के बीच में और डिपार्टमेंटल स्टोर के बीच में और चेन स्टोर के बीच में। नेक्स्ट अब देखो, which of the following are the services rendered by the sellers to the wholesaler and manufacturer? Personal selling, collective marketing information, enabling large scale operation, या all of the above? तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट हमारा है retail helps in promotion. Retail helps in promotion of scale of products in the service rendered by the retailers to manufacture. True, partially true, false, and none of the above. तो सही बात है, ये ट्रू है। रिटेलर है हेल्प करता है प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फॉलोइंग अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द रिटेलर्स टू द कस्टमर, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, आफ्टर सेल सर्विस, या ऑल ऑफ द अबव? तो क्या होंगे? ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सारी की सारी कौन? छोटा सेलर सारी की सारी सर्विसेज दे देता है। रिटेलर्स प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर बायर्स, this enables the buyers to increase the level of consumption, increase their living standard, both of the above, none of the above? तो बोथ ऑफ दी अबाउ हो सकता है इसका आंसर, और होगा क्यों? क्योंकि छोटे लोग हैं भाई, आज उसके पास पैसा नहीं है, उसने दूसरे सामान खरीद लिया, उसका पैसा बाद में भी दे देगा, तो वो क्या होगा? कंजप्शन भी बढ़ाता है और उनका लिविंग इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाता है। रिटेल आउटलेट्स दैट सेल देयर मर्चेंडाइज थ्रू द मेल आर कॉल्ड जनरल स्टोर, मेल ऑर्डर हाउस, सुपरमार्केट, या चेन स्टोर? तो देखो, मेल के द्वारा करते हैं तो मेल ऑर्डर हाउस। सुपरमार्केट operate one on the principle of self service, generally located at central location, make sales on the cash basis only, all of the above? तो क्या हो सकता है? all of the above। अब ये कैश बेसिस भी हो गया, हो जाएगा, या एनी यूपीआई भी हो जाएगा, या नेट बैंकिंग भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चूज करना है, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है उसमें। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो चैप्टर बचता है इसका, इंटरनेशनल ट्रेड। इसके क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद हमारा 50% बिजनेस स्टडी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको रिवाइज करने हैं, और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस अगर कोई छूट रहे होंगे या जो बनते होंगे क्वेश्चंस, उनकी वीडियोस डाली जाएगी। लगभग आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बिजनेस स्टडी का इस क्लास में। फुल फॉर्म ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको WTO को क्या फुल फॉर्म है? WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Business taking place with the geographical boundaries of the nation is known as domestic trade, internal trade, home trade, या all of the above? तो all of the above। Trade beyond the boundaries of country is known as internal trade, home trade, international trade, all of the above? Beyond the boundary, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डैश फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व की जाती है मूवमेंट गुड्स और सर्विसेज की, ट्रेडमार्क्स की, नो हाउ, फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। डैश इज मोर स्कोप देन इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, बोथ ऑफ द सेम स्कोप, नन ऑफ द अबव? तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनल ट्रेड। The main reason that causes international business is unequal distribution of natural resources among the nation, liberty, productivity and production cost different from among nations, or yeah, all of the above?
तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर। इसमें बी कहीं छूट गया तो क्वेश्चन में एरर है टाइपिंग में, या तो छूट गया होगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड? नेशनलिटी ऑफ द बायर्स एंड सेलर, मोबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है? ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। जो मेजर डिफरेंस है डोमेस्टिक ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में, नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, मोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क है। When two or more firms comes together to create a new business entity that is distinct from its parents is known as joint venture, franchising, contract manufacturing या licensing। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या बोलते हैं? जब दो फॉर्म वो बिजनेस या दो बिजनेस मिलकर के एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। मर्चेंटाइज मीन्स गुड्स दैट आर इंटेंजिबल, गुड्स दैट आर टेंजिबल, पेटेंट्स, नन ऑफ द अबव। तो गुड्स दैट आर टेंजिबल, बी इज द राइट ऑप्शन। Merchandise goods includes trade in physical goods, exclude trade in service, both of the above, none of the above। तो क्या है? both of the above is the right answer, includes trade in physical goods और exclude trade in service। ट्रेड इन सर्विस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड, सर्विस ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, नन ऑफ द अबव। जो ट्रेड इन सर्विस है उसको क्या बोला जाता है? ट्रेड इन सर्विस है उसको क्या बोला जाता है? इनविजिबल ट्रेड, मतलब सर्विस को हम देख नहीं सकते। When the domestic manufacturer gives the right to use of intellectual property such as the patents and trademark to the manufacturer in the foreign country for a fee, licensing, contract manufacturing, joint venture, none of the above। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लाइसेंसिंग। लाइसेंस दे करके यूज करने के लिए उसको दे देना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होगा? बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा है व्हेन ए कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट in the properties such as plants and machinery in foreign countries is called direct investment, portfolio investment, disinvestment, none of the above। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। which of the following benefit of the international business to the country? more efficient use of resources, earning for of foreign exchange, increase standard living, all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? all of the above। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। 50% बिजनेस स्टडी कंप्लीट हो गई। 50% बिजनेस स्टडी, 2 एमसीक्यूज की जो हमारी मैराथन क्लासेस आएगी उसमें कवर करवा दिए जाएंगे सारे के सारे टॉपिक्स। तो आप इन दोनों जो मैराथन क्लासेस है बिजनेस स्टडी, उससे आपका 50% बिजनेस स्टडी का सिलेबस क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ऐसी ही मैराथन क्लासेस और चाहिए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। If you like the video, please like it, share it, and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.